नमस्कार साथियों, आप सभी का श्री कुलम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पुनः जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े सम्मेलन हुए हैं उससे क्या सवाल बन सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आज हम लोग करने जा रहे हैं उस सवाल का नाम है विश्व धरोहर समिति को लेकर के क्या सवाल बन सकता है, और विश्व धरोहर समिति से संबंधित कहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और कहाँ पर नए जो है कुछ भारतीय स्थलों को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विश्व धरोहर समिति जो हुआ था यह एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो कि रियाद में हुआ। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में है। और इस सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत के दो स्थल, सांस्कृतिक स्थल को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो जो पहला स्थल शामिल किया गया उसका नाम है शांति निकेतन, और दूसरा जो शामिल किया गया वो है होयसल मंदिर। शांति निकेतन का अपने को कुछ इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, शांति निकेतन का जो स्थापना हुआ है वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था, और सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2013 में मिला था। फिर 1921 में उसी शांति निकेतन का जो है आप कह सकते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है कि शांति निकेतन पहले रहता है और 1921 में यही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो जाता है। फिर आगे चल करके 1951 में क्या होता है कि जो शांति निकेतन विश्व भारती बनता है वही विश्व भारती जो है क्या हो जाता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 1951 में ही इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया जाता है। तो शांति निकेतन के विषय में तीन चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। पहली, दूसरी चीज़, जो भारत के दो स्थल शामिल हुए रियाद के अंदर विश्व धरोहर सूची में, तो पहला शांति निकेतन है, दूसरा आपका होयसल मंदिर है। होयसल मंदिर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और होयसल मंदिर जो है मंदिरों का समूह है आप कह सकते हैं। और ये जो मंदिर हैं ये विष्णुवर्धन वहाँ के एक शासक थे, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। और जो होयसल हम पढ़ रहे हैं तो होयसल के विषय में हमको ये पता होना चाहिए कि होयसल जो राजवंश है या होयसल जो साम्राज्य है इसकी स्थापना करते हैं एक वहाँ के जो शासक हैं आप कह सकते हैं, जो फाउंडर हैं, जो इसकी स्थापना किए थे, उनका नाम था नृप नाम के थे, नृप कामटू। इनके द्वारा जो है होयसल राजवंश की स्थापना की गई थी। और होयसल जो मंदिर हैं, यहाँ पे तीन प्रमुख मंदिरों को जो है आप कह सकते हैं कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो पहला जो मंदिर है चेन्नाकेशव मंदिर, दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर, जैसे मतंगेश्वर मंदिर है, त्रयंबकेश्वर मंदिर है, आपका ओंकारेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है। तो होयसलेश्वर मंदिर क्या है, हॉलीवुड में है और ये भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। और जो आपका एक चेन्नाकेशव मंदिर है और केशव मंदिर है, ये दो मंदिर जो है आप कह सकते हैं कि ये भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर हैं। तो तीन मंदिर हैं यहाँ पे जो है होयसल मंदिर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि होयसल जो राजवंश है इसकी स्थापना आप कह सकते हैं, होयसल साम्राज्य की स्थापना कौन किया है? नृपकाम द्वितीय नामक एक राजा थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और जो ये मंदिरों का निर्माण है वो कौन कराया है? विष्णुवर्धन ने कराया है। साथ ही साथ जो आपका ये जो केशव मंदिर है, केशव मंदिर किस नदी के किनारे है ये भी पता होना चाहिए। ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ जो आपका ये मंदिर है, क्या बोलते हैं, चेन्नाकेशव मंदिर है, ये यागची नदी के किनारे पे स्थित है। साथ ही साथ अगर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं तो जैसे विश्व विरासत सूची में अभी भारत के कितने स्थल हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इस समय भारत के 42 स्थल जो है विश्व विरासत सूची में है। और उस 42 जो विश्व विरासत सूची में हमारे भारत के स्थल शामिल हैं उसमें जो है कितने कितने क्या हैं तो ये भी देख लेते हैं आप। उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि जो हमारे विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल हैं उसमें 34 जो है क्या है, प्राकृतिक स्थल हैं। 34 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित है। तो 34 क्या है, सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 क्या है, प्राकृतिक स्थल है, और 1 स्थल क्या है, मिश्रित स्थल है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अब यूपी का अगर पेपर है, यूपी से संबंधित कोई एग्ज़ाम है, तो ये जानिए आप कि अगर ये पूछा जाए कि विश्व विरासत सूची में उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्थल सूचीबद्ध हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश के 3 साइट हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। पहला क्या है,
आपका आगरा का किला है, दूसरा क्या है ताजमहल है और तीसरा क्या है फतेहपुर सिकरी है। अगर इनके समय की बात करें तो जो आगरा का किला है, आगरा का किला और ताजमहल ये 1983 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जबकि जो फतेहपुर सिकरी के जो वहाँ पे वो है एरिया है या वहाँ के जो महल हैं तो उस जो पैलेस वगैरह हैं वो 1986 में शामिल किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक संस्था है जिसको कहते हैं 5 आइज़। 5 आइज़ का मतलब 5 आँखें। 5 आँखों से मतलब ऐसा है कि जो 5 देश हैं और वो देश जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो सूचनाएं हैं एक दूसरे को साझा करते हैं ताकि देश का जो वहाँ का सेल्फ इंटरेस्ट है या कंट्री का जो इंटरेस्ट है, हित है, राष्ट्रीय हित है, वो उसको सुरक्षित कर सके। तो ये 5 आइज़ क्या है? ये है जो है मल्टीलेटरल खुफिया एजेंसी है। मल्टीलेटरल खुफिया एजेंसी का मतलब है कि यह जो है बहुपक्षीय खुफिया एजेंसी है जिसमें एक दूसरे सूचना साझा करते हैं ताकि वो देश एक दूसरे की मदद से अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित कर सकें। ठीक, और इसमें देश कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका कनाडा आप देखेंगे, फिर यूएसए देखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया है, आपका न्यूजीलैंड है और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये 5 देशों का समूह है 5 आइज़, जिसमें कौन कौन सा है? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका यूनाइटेड किंगडम। ये 5 आइज़ के अंतर्गत देश आते हैं। ऐसे ही जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर उसके विषय में बात करें तो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि अमेरिका ही है, उसके बाद चाइना है। अभी तक जापान हुआ करता था, लेकिन पिछले माह से आप कह सकते हैं कि जापान को जो है पीछे करके जर्मनी 3rd पोजीशन पे आ गया है। तो जर्मनी 3रे स्थान पे आ गया है और जापान जो है 4थे स्थान पे चला गया है और इंडिया जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन पर कैपिटल इनकम में देखेंगे तो भारत बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ के पर कैपिटल इनकम जो है वो $2.5 के आसपास है। तो इस संदर्भ में भारत काफ़ी पीछे चला जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो ब्रिक्स समूह है उसमें भी सबसे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सबसे कम जो है पर कैपिटल इनकम जो है भारत की ही है। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया विश्व अर्थव्यवस्था में किस पायदान पर आता है? तो रसिया विश्व अर्थव्यवस्था में 11वीं बड़ी इकोनॉमी के रूप में देख सकते हैं आपकी, एक विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अगले सवाल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो आपका ETI होता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब होता है ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक होता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में होता क्या है कि एक कंट्री किस तरह से अपने ऊर्जा संसाधनों का जो उत्पादन कर रहा है, क्या वही ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है या कुछ नया तरीका अपना रहा है, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहा है, या रिन्यूएबल एनर्जी किस प्रकार से उत्पादित कर रहा है। तो कुल मिला जुला कर के हम किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं अपने एनर्जी उत्पादन को लेकर के, ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, उससे संबंधित संकेतक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगर इसमें देखें तो भारत का रैंक 67 है और यहीं पे सबसे बेस्ट जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जिसका जो रैंकर है वो स्वीडन है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सवाल आपका SDG से संबंधित है। SDG रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जिसको कहते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा SDG सतत विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। और सतत विकास जो आपके लक्ष्य हैं वो 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं। तो आपका ये पूछ सकता है कि सतत विकास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कितने लक्ष्य आते हैं? तो आप कहेंगे 17 लक्ष्य आते हैं और 169 उसी 17 लक्ष्य के अंतर्गत 169 सब गोल्स हैं। जैसे आप कहते हैं कि जीरो हंगर, तो जीरो हंगर में क्या क्या चीज़ें आएंगे? तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे आप कहें कि सैनिटेशन, उसके बाद आप कहें कि एजुकेशन या गुड हेल्थ, तो हर पार्ट में जो 17 गोल हैं एक एक गोल में कई सब गोल्स हैं। तो इस तरह से मिलाकर के 169 सब गोल्स हैं SDG रिपोर्ट के अंतर्गत। तो इसमें आप देखेंगे कि 17 गोल हैं SDG रिपोर्ट में और 169 जो है सब गोल्स को लेकर के बनाया गया है। तो इसमें जो SDG रिपोर्ट आई उसमें भारत का रैंक 112 है और 112 रैंक है भारत का। और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर है SDG रिपोर्ट में वो है फिनलैंड। और अगर हम भारत की स्थिति जो ब्रिक्स कंट्रीज़ में है उसमें देखें तो भारत इसमें सबसे पीछे वाले पायदान पे आता है। ब्रिक्स कंट्री में सबसे बेस्ट जो SDG रिपोर्ट में परफॉर्म करने वाला देश है, निष्पादन करने वाला देश है, उसका नाम है रसिया, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर इंडिया है। तो ब्रिक्स में भी भारत सबसे पीछे आता है SDG रिपोर्ट में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही
एक आपका इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वही जारी करता है जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैसे ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसमें 4 आयामों को शामिल करते हैं, 4 डायमेंशंस होते हैं। एक आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है, एक आपका एजुकेशन को लेकर के होता है, एक आपका जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लेकर के होता है, एक जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर होता है। कहने का मतलब कि महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर कैसा है, उनका एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति के किस तरह के अवसर हैं देश के अंदर, उनको आर्थिक अवसर किस प्रकार से कोई देश दे रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से महिलाएं किस तरह से कह सकते हैं कि सशक्त हैं किसी देश में। इन सारे आयामों को ध्यान में रख करके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम देखें भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर में क्या स्थिति है, तो 127वीं रैंक भारत की है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर सवाल में ये आता है कि क्या भारत का जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी हुआ उसमें भारत की स्थिति लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उससे बेटर हुआ है, क्या उसमें गिरावट आई है, क्या उसमें प्रमोशन हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि नहीं, लास्ट ईयर की तुलना में जो भारत का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में प्लेस है या रैंकिंग है वो सुधरी है। पहले हम 135वें रैंक पे थे, अभी हम 127वें रैंक पे हैं। इसका मतलब है कि भारत ने 8 पायदान ऊपर जो है अपने आप को चढ़ाया है या 8 रैंक में सुधार लाया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कहीं न कहीं इस तरह का जो सुधार है वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम ला करके वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दे रही है। ऐसे ही एक सवाल आपका अरब लीग से बन सकता है। अरब लीग आप जानते हैं कि ये जो मध्य पूर्व और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या अरब कंट्रीज़ हैं ये सब मिला करके अरब लीग बनाया गया है। और अरब लीग जो बनाया गया है इसमें कुल मिला करके 22 देश हैं। और अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल एक है 1944 का, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं अरब लीग की स्थापना हुई थी। और ये अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल साइन करने के बाद 1945 में जो है अरब लीग की स्थापना की जाती है। तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 का है, ये संबंधित है अरब लीग से, और अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में, ये ध्यान रखिएगा। और अरब लीग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है, ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप ये जानिए कि सीरिया को 2011 में अरब लीग से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 2023 में जो है सऊदी अरब के जिद्दा में अरब लीग का सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में सीरिया को पुनः जो है शामिल किया गया अरब लीग के अंदर। तो इस प्रकार जो है सीरिया पहले बाहर था, अब अंदर आ गया है, और अभी वर्तमान में अरब लीग में जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि एक जिद्दा डिक्लेरेशन जारी किया गया था सम्मेलन के दौरान। तो ये जिद्दा डिक्लेरेशन का भी संबंध किससे है? अरब लीग से, क्योंकि अरब लीग का जो समिट हुआ था वो जिद्दा में हुआ था, और इसीलिए जिद्दा डिक्लेरेशन, जैसे G20 का जो समिट हुआ इंडिया में दिल्ली डिक्लेरेशन आया था, उसी तरह से आप कह सकते हैं अरब लीग का जो सम्मेलन जिद्दा में हुआ वहाँ से क्या आया? जिद्दा डिक्लेरेशन आया। ऐसे ही एक सवाल महत्वपूर्ण ये आ सकता है कि जो आपका साइक्लोन मोचा है वो कहाँ से संबंधित है? तो साइक्लोन मोचा आपका जो पड़ोसी देश है म्यांमार, और म्यांमार आप कह सकते हैं कि नॉर्थ जो आपका ये कह सकते हैं कि जो ये आपका जो म्यांमार, लाओस, ये सारे कंट्रीज आते हैं, आसियान जिसको बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज़। तो आसियान का इकलौता देश है आप कह सकते हैं म्यांमार, जिससे भारत का जो है सीमा साझा होता है। तो म्यांमार में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मोचा, और उस मोचा की वजह से वहाँ पे जो समस्याएं पैदा हुई तरह तरह की, आप कह सकते हैं कि खाने का, पीने का, घर, आवास सब डिस्टर्ब हो गया, लोगों का जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो उस मोचा को चक्रवात के कह सकते हैं सपोर्ट के लिए, मोचा चक्रवात में जो विसंगतियाँ म्यांमार में उत्पन्न हुई उसको सपोर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। तो जैसे ऑपरेशन अजय हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है कि जब इजराइल और आपका फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था, तो ऑपरेशन अजय के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया कि जो भारतीय नागरिक थे उनको वहाँ से भारत ले आया। उसी प्रकार से ऑपरेशन करुणा के माध्यम से भारत सरकार ने म्यांमार में आए मोचा चक्रवात से उत्पन्न समस्याओं
को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग होयसल राजवंश पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ये जान लीजिए कि होयसल राजवंश जो है, हमने बताया कि नृप काम दो इनका नाम है राजा का, इन्हीं के द्वारा यह जो है होयसल राजवंश स्थापित किया गया था। और क्योंकि यह जो है होयसल के मंदिर जो है आप कह सकते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए यहाँ से आपका हिस्ट्री का सवाल बन सकता है। साथ ही साथ जो होयसल राजवंश था उसका अगर विस्तार देखेंगे, जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक में भी इनका प्रभाव था, आंध्रा में भी था और तमिलनाडु में था। तो ये तीनों क्षेत्रों में इनका प्रभाव था। और साथ ही साथ अगर ये सवाल आता है कि होयसल राजवंश का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा पावरफुल था और जिसने कई विजय हासिल किया, तो उसमें आप कहेंगे कि बीर बल्लाल। यहाँ का सबसे प्रतापी जो शासक था उसका नाम था बीर बल्लाल टू। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।